आज अपन मैंने कल आपको बताया था ना अल्पकालीन उत्पादन फलन दीर्घकालीन उत्पादन फलन। एक बार मैं उसको अंतर के आधार पर और बता देती हूँ कि अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में आपको बताया था अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, बताया था ना, यानी कि श्रम और कच्चा माल, यानी एक साधन ये क्या और बाकी के श्रम और कच्चा माल तो कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, और बाकी के जैसे भूमि पूंजी साहस ये सारे जो चीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थिर साधन होते हैं। भूमि और पूंजी, मेन तो भूमि पूंजी श्रम तीन होते हैं, जिसमें से भूमि और पूंजी दोनों कैसे हैं, स्थिर हैं, और श्रम कैसा है, परिवर्तनशील है। और दीर्घकाल में सभी साधन श्रम भूमि पूंजी तीनों साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है। तकनीक के आधार पर यदि हम देखें तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में तकनीकी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि अल्पकाल 1 साल का होता है, जिसमें इतनी जल्दी से अपन तकनीकी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में तकनीकी परिवर्तन आसानी से किया जाता है, क्योंकि 5 वर्ष होता है, और 5 वर्ष में आसानी से आप नई फैक्ट्री लगा सकते हो, नई मशीन खरीद सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपने समय के आधार पर 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है। अब इस समय के आधार पर कौन कौन से हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, बताया था ना जिसमें। और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसको स्थिर अनुपातों का नियम। इस लेसन में अपन दीर्घकालीन उत्पादन फलन पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट लेसन आएगा उसमें आप अल्पकालीन उत्पादन फलन पढ़ेंगे। ठीक है। स्थिर अनुपातों का नियम, स्थिर अनुपातों के नियम को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। इसको ही पैमाने का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखना। पैमाने का नियम आता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन आता है, स्थिर, और तो आपको एक ही साथ वर्णन करना एक जैसा। अब पैमाने का नियम, पैमाने से क्या आशय है, पैमाने से आशय क्या होता है, मापने की इकाई से होता है, मापने की इकाई से है। जैसे दूध को किस में मापते हैं, लीटर में, कपड़े को किस में मापते हैं, मीटर में, भूमि को हेक्टेयर में। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को अपन यदि मापते हैं तो वो किस में मापेंगे, मुद्रा रूपी पैमाने के द्वारा इसको मापते हैं। ठीक है। अब है पैमाने के नियम से आशय। पैमाने के नियम को मैंने बताया था, आगत, आगत का मतलब है श्रम पूंजी। आगतों में परिवर्तन के तहत उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, पैमाने का नियम। ठीक है। ऐसे मापते हैं अपन, ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ये श्रम है, ये पूंजी है, ओ वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर श्रम है। ये आपके समोत्पाद वक्र होते हैं। पैमाने के नियम में कौन से वक्र बनते हैं, समोत्पाद वक्र बनते हैं। जैसे अपन ने दूसरे लेसन में पढ़े थे ना तटस्थ वक्र, तो ये तटस्थ वक्र जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको अपन क्या कहेंगे, पैमाने के नियम में समोत्पाद वक्र कहेंगे। ठीक है ना। और ये जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, पैमाने की रेखा। पैमाने के नियम के अनुसार, पैमाने के नियम है 3 प्रकार के। कौन कौन से, पैमाने का वर्धमान नियम, पैमाने का स्थिरता नियम, पैमाने का ह्रासमान नियम। पैमाने का वर्धमान प्रतिफल, इसको कैसे लिखेंगे, आगतों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाता है उससे कई गुना अधिक उत्पादन में परिवर्तन होता है। माना कि यानी कि श्रम और पूंजी, उसमें यदि अपन 10% की वृद्धि कर देते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो उत्पादन होगा वो 30 गुना होगा। यानी उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है आगतों में वृद्धि की तुलना में 30 गुना हो रही है, 30% हो रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पैमाने का वर्धमान नियम। ठीक है ना। उसको अपन क्या कहेंगे, पैमाने का वर्धमान नियम। अब इसका जो अपन डायग्राम बनाते हैं वो है आपका ओ एक्स अक्षर, जिस पर श्रम, और ओ वाई अक्षर उसको क्या दिखाएंगे, पूंजी। और ये आपका है समोत्पाद वक्र। ये 3 समोत्पाद वक्र बनाए हैं आपने। इनसे आई क्यू का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व। 100 इकाई का उत्पादन, 200 का और 300 का। ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है, फिर यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी और भी कम हो गई, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी और कैसी हो गई, और भी कम हो गई। कहने का मतलब है इनका जो वर्धमान नियम के अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है कि इनकी जो दूरी है वो कैसी होती जाए, कम। इससे अपन को क्या दिखाई दे रहा है कि आगतों में तो वृद्धि कैसी हो रही है, कम, लेकिन उत्पाद में वृद्धि अधिक हो रही है। ठीक है ना। तो ये पैमाने का वर्धमान नियम है। ठीक है। दूसरा है पैमाने का स्थिर नियम। आगतों में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन होता है। जैसे श्रम और पूंजी की मात्रा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में भी कितनी % की वृद्धि होती है, 20% की हो रही है ना। देखो ये वक्र में, इससे यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर समान है,
तो और उत्पादन कितना हो रहा है 100, 200, 300। इसको यदि ये मेन क्वेश्चन तो आपकी बुक में यही वाला है, जिसको मैं बड़े रूप में अभी बताऊंगी। और तीसरा जो है पैमाने का, जब आपसे वो पैमाने के नियम के बारे में पूछता है तो आप तीनों वर्णन करना। यदि स्थिर अनुपातों का नियम कहता है तो आगे जो मैं बताऊंगी अभी आज ही वो करना है आपको, ठीक है। पैमाने के ह्रासमान या घटते नियम, आगत यानी श्रम और पूंजी की अनुपात में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में, जैसे श्रम और पूंजी तो लगाए कितने 25%, लेकिन उन्होंने उत्पादन करके कितना दिया, मात्र 18%। आगतों में तो वृद्धि ज़्यादा हो रही है लेकिन उत्पादन में वृद्धि कैसी हो रही है, कम हो रही है, इसलिए इसको ह्रासमान घटते प्रतिफल कहा जाता है, ठीक है ना। इसका जो अब इसको आपने बताना है। अब आप ये देखो स्थिर अनुपातों का नियम, स्थिर अनुपातों का नियम जो बनेगा वो है, स्थिर अनुपातों के नियम को दीर्घकालीन उत्पादन, बड़ा जो क्वेश्चन देता है, स्थिर अनुपातों के नियम को दीर्घकालीन उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। आगतों में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है, उसे स्थिर अनुपातों का नियम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे भूमि को दिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यानी भूमि को कैसा करते गए हैं, डबल करते गए हैं। श्रम की मात्रा में परिवर्तन, ये जैसे कैसे हो रहा है, ये जो है आपकी भूमि की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, 5 से 10 2 गुना, 10 से 15 3 गुना, 15 से 20 4 गुना, 20 से 25 5 गुना, 25 से 30 6 गुना, 30 से 35 7 गुना, इस तरह से ये 8 गुना हो गया। यहाँ श्रम के घंटे है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, लेकिन श्रम के घंटों में भी वही वृद्धि हो रही है, दुगुना 3 गुना, 300 से 400 4 गुना, 400 से 500 5 गुना, फिर 6 गुना, फिर 7 गुना, 8 गुना। अब जो उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है, यानी श्रम के 5 हेक्टेयर भूमि और 100 श्रम के घंटे लगाने पर कितना उत्पादन हो रहा है, 100 इकाई का। 10 हेक्टेयर भूमि जिस पर 200 घंटे श्रम के लगने पर उत्पादन हो रहा है 200। 15 हेक्टेयर भूमि 300 श्रमिकों के घंटे तो उत्पादन हो रहा है 3 गुना। यानी जिस अनुपात में आगतों में वृद्धि होती जा रही है उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो देखो लिख रहा है ना, भूमि हेक्टेयर 5, 10, 15, 20, 40 हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हो रही है, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी, इस तरह से 8 गुनी तक हो रही है। इसी प्रकार श्रम के घंटे 100, 200, 300 है, ऐसे डैश डैश करके 800 यानी 8 गुना तक वृद्धि हो रही है, जिसमें 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 8 गुनी, अर्थात श्रम और पूंजी की मात्रा में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो उत्पादन में भी 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 300 क्विंटल, 400, 500, 600, 700, 800 क्विंटल, अर्थात उत्पादन में समान अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब आप ये देख रहे हो, ये डायग्राम बनाया गया है, 100, 200, 300, 400, ये श्रम के घंटे हैं, भूमि है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से लगाई गई है। तो यहाँ से ये जब आपके ये इस भूमि 6 है तो आपका यहाँ तक उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना। ये उत्पादन है 100 इकाई, 200 इकाई, 300 इकाई। फिर यहाँ से आपने यहाँ से लेंगे, इतना बढ़ाएंगे और इसको समान अनुपात लेंगे, फिर इसको यहाँ से 1 से बढ़ाएंगे, फिर आपको इसको समान अनुपात लेंगे। मतलब इस तरह से डायग्राम बनाना है आपको। 6 ले लेना पहले वाले में, फिर 7 ले लेना, फिर 8 पे ले लेना। यहाँ पर आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। डायग्राम अपने उसके टेबल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। और फिर ये डायग्राम आपने बनाया पैमाने की रेखा के अनुसार, ये जो रेखा है वो मापने की इकाई है, इस तरह से आपने बनाया। ओ एक्स अक्ष पर श्रम के घंटे और ओ वाई अक्ष पर भूमि हेक्टेयर की मात्रा को दर्शाया गया है। और जिससे अपन समोत्पाद वक्र बनाए जाते हैं, ये 3 जो वक्र हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके समोत्पाद वक्र हैं। इनका आकार कैसा है, अंग्रेजी के अक्षर L के आकार का होता है, जिस पर यह दर्शाया गया है कि श्रम और भूमि में समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है तो उत्पादन में भी समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ओके।